हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए अब हम कंबस्शन एंड फ्लेम लेक्चर को और भी आगे बढ़ाते हैं और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कंबस्शन एंड फ्यूल तो ऑलरेडी हमने खत्म कर दिया, कंबस्शन को डिटेल में पढ़ा दिया, फ्यूल कंबस्शन एंड फ्लेम को डिटेल में पढ़ा दिया। अब उसमें यूज होने वाले फ्लेम और कंबस्शन में जो यूज होने वाले फ्यूल जो जलते थे एक्चुअल में, अब इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे वन बाय वन, क्योंकि फ्यूल के बारे में स्पेशली हमने कुछ डिस्कशन अब तक नहीं करा है। तो चलिए हम उसके बारे में एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि फ्यूल होता क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सो इट इज द सब्सटेंसेस, है ना। तो फ्यूल आर द सब्सटेंसेस, फ्यूल्स are the substances fuel are the substances that produce heat and light, है ना, heat and light energy on burning। जो जल सके बेटा उसी को तो फ्यूल कहते हो, और जलने के बाद जो क्या दे दे आपको, हीट एंड लाइट दे दे, वही कहलाता है फ्यूल। जैसे आपको ढेर सारे एग्जांपल्स हमने दे दिए थे, लाइक वुड की बात कर लें, लकड़ी जलाते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है ना, हीट मिलती है। कोल की बात कर लें तो कोल भी जलाते हो तो आपको हीट और लाइट मिलती है। काउडंग आपने सुना होगा, जो गाँव देहात में आपने काउडंग का यूज़ करते हैं, है ना, दीवार में उसको चिपका के, जैसे काउडंग जैसे गाय वगैरह जो होती हैं उनका जो रॉ मटेरियल होता है जो निकालते हैं वो, है ना, वो उससे बनाए जाने वाले मॉर्निंग मतलब वो लोग दीवार में चिपका करके औरतें जनरली बनाती हैं काउडंग का केक, है ना। सो काउडंग केक कह सकते हैं आप इसे, है ना। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, केक है खा लो, लेकिन उसको एज अ क्या लेते हैं, फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। केरोसिन को आप देख लीजिए। सो केरोसिन की बात करें तब भी आपको पता है कि ये भी क्या होता है बेटा, एक फ्यूल होता है। एलपीजी जो घर में आप यूज़ करते हैं वो भी एक फ्यूल होता है। सो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ये सब एग्जाम्पल ले सकते हैं जो यूज़ करते हैं आप किसके तरफ से, फ्यूल की तरह आप यूज़ करते हैं इन सभी को। अब दो तरीके के जनरली फ्यूल्स होते हैं। नंबर वन इज प्राइमरी फ्यूल्स, दो तरीके के फ्यूल्स होते हैं। सो प्राइमरी फ्यूल्स एंड दूसरी बात जो होती है वो सेकेंडरी फ्यूल्स होती है, सेकेंडरी फ्यूल्स। इन दोनों में क्या फ़र्क है समझिएगा। हम प्राइमरी फ्यूल्स उसे कहते हैं, तो फ्यूल्स आर अवेलेबल इन डायरेक्ट फॉर्म, है ना, इन डायरेक्ट फॉर्म, यानी कि पूरे के पूरे मतलब नेचर से ही डायरेक्ट हमें मिल जाता है, थोड़ा सा रिफाइनिंग करते हैं और उसको मिल जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोल, तो कोल हमें तो नेचर से मिलता है बेटा, पता है आपको, है ना। इसी तरीके से अगर पेट्रोलियम की बात करें तो जितने भी तरह के पेट्रोलियम हैं वो सारे के सारे हमें नेचर के तरह से मिलता है, प्राइमरी है, पूरी तरीके डायरेक्ट मिलता है। वुड हमें नेचुरली मिलता है, लकड़ी कहाँ से मिलता है, नेचुरली मिलता है, लकड़ी सीधे पेड़ को काट करके बना देते हैं। तो ये सब जो होते हैं वो प्राइमरी फ्यूल हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी फ्यूल किसे कहते हैं सर, तो कोल को जब आपने जलाया था, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल किया था अगर आपको याद हो, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, जब कोल को जलाने के बाद जो फ्यूल यूज होता है, फ्यूल निकलता है, उसे सेकेंडरी फ्यूल कहेंगे। यानी कि इसको डेफिनेशन में कैसे बोलेंगे, सो फ्यूल आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी फ्यूल्स। ये सेकेंडरी फ्यूल जो होता है इससे क्या होता है बेटा, डिराइव्ड होते हैं। सो डेराइव्ड कहने का मतलब क्या है कि इसी से निकला हुआ होता है। सो कोल को अगर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल कहते थे तो क्या क्या निकलता था बेटा, वहां पे गैस निकलता था, यानी कि कोल गैस निकलता था। आपको याद हो अगर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में तो कोल गैस एक प्रोडक्ट था वहां पे। अब इसको भी तो यूज में लेते हो आप फ्यूल के तरह पे, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फ्यूल। क्यों, क्योंकि उसको प्राइमरी फ्यूल से ही आपने उसको डेराइव करके निकाला है, उसको उसी से पाया है, ठीक है। और हम कह सकते हैं पेट्रोलियम गैस, क्योंकि पेट्रोलियम का भी डिस्टिलेशन कराया हुआ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो उससे भी बहुत तरह का गैस निकलता था, तो आप उसे कह सकते हैं क्या, पेट्रोलियम गैस, जो आप यूज में ले सकते हो, है ना। तो दीज आर द व्हाट, सेकेंडरी फ्यूल्स।
है ना, वाटर गैस कह सकते हो। तो जितने भी तरह के जो आप निकालते हो उससे डिराइव करके आप बनाते हैं जो भी फ्यूल्स, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी फ्यूल्स। तो प्राइमरी फ्यूल्स एंड सेकेंडरी फ्यूल्स में क्या डिफरेंस है ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ जो फ्यूल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी हम यहाँ पे यूज में लेते हैं। तो ये था फ्यूल्स के बारे में A to Z। अब मैं आपको बताता हूं उसके टाइप्स। डेफिनेशन तो हमने क्लियर कर लिया, अब हम उसके टाइप्स की बात करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करें तो नंबर 1 जो होता है, आप बात कर सकते हैं कि सॉलिड फ्यूल्स होते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं इसको लिक्विड फ्यूल, ठीक है। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं गैसियस फ्यूल्स, ठीक है। तो ये सब कहां से आया? ये नॉर्मल टेम्परेचर में, एट रूम टेम्परेचर, ये लोग एट रूम टेम्परेचर दे फाउंड इन व्हाट? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ये लोग रूम टेम्परेचर में ये इस स्टेट में पाए जाते हैं बेटा। सो अगर हम सॉलिड की बात करें, अगर हम सिर्फ सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में भी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं। लाइक कोल अगर हम बात करें तो सॉलिड के फॉर्म में रहता है ना। इसी तरीके से वुड की बात कर लीजिए तो भी सॉलिड में रहता है वो, है ना। चारकोल की बात कर लीजिए, है ना, चारकोल की बात कर लीजिए, काउडंग की बात कर लीजिए, तो ये सब कुछ क्या है बेटा? ये सब कुछ आपको सॉलिड के फॉर्म में ही रहता है। इसे आप कह सकते हो क्या? सॉलिड फ्यूल्स, जो कि रूम टेम्परेचर में ये लोग सॉलिड के फॉर्म में रहते हैं। अब हम बात करें कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड के फॉर्म में जो रहता है उसे हम कहते हैं लिक्विड फ्यूल्स। जैसे मान लीजिए कि पेट्रोल रूम टेम्परेचर में कैसा रहता है बेटा? बताओ, लिक्विड के फॉर्म में रहता है। डीजल की बात कर लीजिए, ये कैसा रहता है? ये भी वहां पे मतलब रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में रहता है। कैरोसिन की बात कर लीजिए, ये सब कुछ आपने देख रखा है, ठीक है। तो ये सब कुछ लिक्विड के फॉर्म में रहता है, आपको पता है रूम टेम्परेचर में। अच्छा, गैसियस वाले में जो रूम टेम्परेचर में गैसियस फॉर्म में रहते हैं वो कौन है? जैसे मान लीजिए बायोगैस की बात कर लेते हैं, है ना, बायोगैस की बात कर लेते हैं, नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं, पेट्रोलियम गैस की बात कर लीजिए। तो ये सब जो गैसेस होते हैं, नेचुरल गैस, ठीक है, ये सब जो गैसेस हैं बेटा वो रूम टेम्परेचर में भी गैसेस स्टेट में होते हैं। तो टाइप्स में हम ये 3 तरीके के फ्यूल्स पढ़ते हैं। तीनों तरीके से हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट इसका पढ़ते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल्स क्या होता है ना। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके, वो क्या क्या कैरेक्टर होता है आइए देखते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सबसे पहली बात अगर हम बात करें, नंबर 1 कैलोरीफिक वैल्यू। आपको क्या कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में पता है? जी हाँ, मैंने बहुत बार बताए हैं आपको। कैलोरीफिक वैल्यू का टर्मिनोलॉजी हमने बहुत बार यूज करे हैं। इसके बारे में हम आइए डिटेल में समझते हैं। सो कैलोरीफिक वैल्यू का सिंपल सा मतलब है, अगर मैं डेफिनेशन आपको बोलूं तो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय कंप्लीट बर्निंग ऑफ पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल, है ना। तो आप इसको लिख भी सकते हैं क्योंकि आपको लिखने डेफिनेशन पूछा भी जा सकता है। सो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट बर्निंग ऑफ पर यूनिट मास। मान लीजिए कि आपको 4-5 सैंपल दे दिया गया और उन 4-5 सैंपल के क्या किया आपने कि आपने उसको बर्निंग करना स्टार्ट करा। लेकिन सैंपल जो होना चाहिए या तो ये 1 ग्राम सबके ले लीजिए या तो फिर आप सबके क्या ले लीजिए, सबके 1-1 केजी ले लीजिए, लेकिन आपको लेना है पर यूनिट मास।
सबका आपको या तो 1 ग्राम या तो 1 kg, किसी का भी, जब 5-6 सैंपल लिए उसको आप ले लीजिए। अब 5-6 सैंपल को जला दीजिए। 5 सैंपल आपने लिया, A B C D E, 5 सैंपल ले लिया और सबका 1-1 ग्राम ले लिया। उन 1-1 ग्राम को जलाने में, कंप्लीट बर्निंग कराने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी को हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये ऐसा माना जाता है कि जो भी, मान लीजिए कि अगर 5 आपको दे दिया गया है, 5 आपको दिए गए हैं A B C D, है ना, और E, ये 5 सैंपल आपको दिए गए हैं। जब मैंने इन पांचों का सैंपल का 1 ग्राम लिया है, सभी के मैंने ईच सैंपल 1 ग्राम लिए हैं बेटा, ईच सैंपल 1 ग्राम आई हैव टेकन। तो अगर मैं ईच ले लेता हूं और मान लो जलाया मैंने, तो यहां पे जलाने के बाद अगर मान लीजिए मैं किलो जूल पर मोल में इसकी लिखता हूं एनर्जी के फॉर्म में, सो किलो जूल पर मोल अगर एनर्जी रिलीज होते, मैं बोल देता हूं ये 50 हुआ है, ये 100 हुआ है, ये 150 हुआ है, ये 200 हुआ है और ये 300 हुआ है। तो आप देखिए जिसकी जितना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी, है ना, मैं कहता हूं कि जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू, मैं कह देता हूं यहां पे हायर क्या, द कैलोरीफिक वैल्यू, जिसका ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगा वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा बेटा। हीट भी क्या करेगा, ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। जिसका हायर कैलोरीफिक वैल्यू होगा वो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि उसका ज्यादा हीट दे देगा, अगर मान लीजिए आप कोई फ्यूल, तो क्या कह सकते हो कि वो बेटर फ्यूल होगा। तो वही आपका बेटर फ्यूल भी होता है। हमें क्या चाहिए भैया, ज्यादा हीट दोगे तो ज्यादा एनर्जी मिल रही है, और ज्यादा एनर्जी मिल रही है तो ज्यादा काम कर पाएंगे हम, तो ये इसका फ्यूल हो जाता है। तो बेटर फ्यूल कह सकते हो आप। तो हायर इज द वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू, सो हायर इज द बेटर फ्यूल। सो सबसे बेटर यहाँ पे ये वाला है। इस तरीके से आप ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए कैलोरीफिक वैल्यू से हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि सबका 1-1 ग्राम सैंपल ले लिए, जलाने के बाद इतनी एनर्जी रिलीज हुई किलो जूल पर मोल में। तो हम अगर इसका ऑर्डर अरेंज करना चाहें कि कौन सबसे अच्छा फ्यूल है, तो अच्छा फ्यूल कौन होगा, जो ज्यादा आपको हीट दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने विद द हेल्प ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू आपने बता दिया। कुछ सैंपल्स में आपको बता देता हूं कि कौन से कितने कैलोरीफिक वैल्यू लगभग प्रोड्यूस करता है। जैसे मान लीजिए कि आप अगर बात करते हैं हाइड्रोजन की, सबसे ज्यादा आपको अगर देखने को मिलता है तो हाइड्रोजन गैस का, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू होता है बेटा 150 किलो जूल पर मोल के आसपास में, पर ग्राम, मतलब किलो जूल पर ग्राम होगा, है ना। यहाँ पे पर ग्राम बेटा, क्योंकि 1 ग्राम लिया है ना, यहाँ पे पर ग्राम कर दो, ये पर ग्राम, क्योंकि किलो जूल पर ग्राम है। 1 ग्राम में कितना किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई, सो किलो जूल पर ग्राम में यही डेफिनेशन होगा, यही यूनिट होगा कैलोरीफिक वैल्यू का। तो हाइड्रोजन का 150 किलो जूल पर ग्राम यहाँ पे हुआ है, सबसे ज्यादा होता है इसकी, बहुत ज्यादा एनर्जी ये कहलाता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो एलपीजी की लगभग 55 के आसपास में होता है। तो एलपीजी यहाँ पे 55 किलो जूल पर मोल पर ग्राम, बार बार मोल आ जा रहा है ना। इसी तरीके से अगर मीथेन गैस की बात करेंगे CH4 की, तो ये CH4 आपको दे देगा कितना, 50 किलो जूल पर ग्राम लगभग ये एनर्जी रिलीज करता है। तो कुछ आपको पता होना चाहिए, जैसे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन की बात करें तो ये सब कुछ, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन की बात करें तो ये लगभग सब कोई नियरली 50, मैं लिख देता हूं नियरली 50 किलो जूल पर ग्राम ये लोग देते हैं एनर्जी में, है ना। तो ये सब है आपको एक वैल्यू जिसे आप दिमाग में रख सकते हैं। अगर मैं कहूं आपके कि इनकी एफिशिएंसी की बारे में बात करूं तो भैया ये तो श्योर है कि एफिशिएंसी तो किसी की भी 100% नहीं होती है ना। तो कोई भी फ्यूल, दुनिया का कोई भी फ्यूल ऐसा नहीं है जो कि 100% एफिशिएंसी आपको दे दे। कहने का मतलब है बेटा कि जब भी आप बर्निंग करते हो, जैसे मान लो घर में ही खाना बना रहे हो, तो ये स्टोव है अगर इस तरीके से, तो यहाँ से हीट अगर निकल रही है इस तरीके से ऐसा, और आपने अगर यहाँ पे कंटेनर इस तरीके से चढ़ाया हुआ खाना आप यहाँ पे बना रहे हो, तो क्या लगता है सिर्फ कंटेनर में हीट जा रहा है, इधर से डेसिपेट नहीं हो रहा, इधर से पास नहीं हो रहा, इधर से भाग नहीं रहा है, वो बिल्कुल भाग रहा है। तो इस तरीके से आप क्या 100% यूज कर पाते हैं कहीं हीट का? नहीं कर पाते। तो 100% आप कभी भी यूज नहीं कर पाते। इवन मोर देन 50% यहां तो लॉस हो जा रहा है हीट का। देखो हीट का कहां प्रॉपर यूज कर पा रहे हो आप। तो इसीलिए एफिशिएंसी हम किसी के भी 100% हम कह ही नहीं सकते। तो हम बोल सकते हैं कि टिल डेट नो फ्यूल बर्निंग डिवाइस इज नॉन टू एग्जिबिट 100% एफिशिएंसी। सो 100% एफिशिएंसी किसी की भी नहीं होती है, ये चीज जरूर दिमाग में रहे। इवन ह्यूमन किसी काम को करता है तब भी 100% एफिशिएंसी नहीं होती है किसी भी चीज को करने में।
जैसे मान लीजिए अगर हम कुछ एग्जांपल्स लेकर के बात करें, सोलर सेल की बात करें, ठीक है, कि सोलर सेल अपने एनर्जी का कितना % यूज कर पाता है, तो सोलर सेल की अगर बात करें तो 10% से लेकर के 40% तक यूज कर पाता है अपने ये एनर्जी का, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी इतना ही है, बाकी लॉस हो जाता है सारा का सारा, ठीक है। मान लीजिए फॉसिल फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब की अगर बात करें तो यहाँ पे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उन सभी की बात करें तो लगभग 30 से लेकर के 50% तक ये अपने एफिशिएंसी को रख पाता है, बाकी 50% लगभग लॉस हो जाता है उसके हीट का, ठीक है। तो ये सब चीज आप समझ सकते हैं बेटा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि कोई भी फ्यूल ले लीजिए, इन फ्यूल्स का आप 100% एफिशिएंसी तो नहीं बता पाएंगे आप, ठीक है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप कैसे बोलेंगे कि कोई फ्यूल बहुत अच्छा है, कोई गुड फ्यूल है या फिर आइडियल फ्यूल है, कैसे बोलेंगे? तो यहां पे आइडियल फ्यूल या फिर उसी को हम कह सकते हैं कि गुड फ्यूल जानने के लिए आप कैसे आप किसी को बताएंगे कि ये गुड फ्यूल है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होगा जो आप ये बता पाएंगे कि नहीं ये यार सच में ये गुड फ्यूल है यार, ठीक है। जैसे उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, तो नंबर 1 अगर मैं बताऊं बेटा तो उसमें सबसे पहली बात कि इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। सबसे पहली बात कि उसमें हीट बहुत ज्यादा आना चाहिए, सो हाई कैलोरीफिक वैल्यू उसमें होनी चाहिए ताकि जो भी जलाएं हम ज्यादा से ज्यादा हमको हीट प्रोड्यूस करके दे, है ना। और जलने के बाद आफ्टर बर्निंग, है ना, आफ्टर बर्निंग वो कम से कम रेसिड्यू दे, कम से कम हार्मफुल गैसेस दे, है ना। तो आफ्टर बर्निंग लेस रेसिड्यू मतलब जो राख लास्ट में बच जाता है ना, जैसे कोल को जलाते हो लास्ट में राख बच जाता है, तो लेस रेसिड्यू दे, है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि लेस हार्मफुल गैसेस दे, तो इससे आपको पता चल जाता है कि ये एक अच्छा गैस है क्योंकि वो सराउंडिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। वो कम से कम रेसिड्यू देगा, तो ये सब अपने नेचर के लिए ज्यादा बेहतर है। वो पॉइजनस नहीं होना चाहिए, वो गैस जलाने के बाद जो गैसेस उससे निकलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें, अच्छा उसका मतलब जो भी आप ले रहे हो फ्यूल, उसका एक प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, है ना। प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए बेटा। इग्निशन टेम्परेचर मैं समझा चुका हूं क्या होता है। इग्निशन टेम्परेचर वैसा टेम्परेचर जहां से कोई आग लगना स्टार्ट होता है, वैसा मिनिमम टेम्परेचर जहां से कोई सब्सटेंस में आग लगना स्टार्ट हो जाता है, तो वो प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो रहा तो भैया टेम्परेचर जो नॉर्मल गर्मी के दिनों में रहता सब चीज आग लग जाएगा अपने आप, और वैसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत देर बाद जलाने से आग लगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मल होना चाहिए, तो प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, है ना। जैसे मान लो पेट्रोल है, बहुत ज्यादा इग्निशन कम टेम्परेचर होता तो गर्मी के दिनों में लग जाता आग, पेट्रोल पंप तो कहानी खत्म हो जाती, स्वाहा हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए सो दैट वो अपने आप ना जलने लग जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये सब एक अच्छी बात है जो होना चाहिए एक अच्छे फ्यूल में, एक आइडियल फ्यूल में ये सब चीज होनी चाहिए। अब एक सबसे अच्छी बात कि वो सस्ता अवेलेबल हो और ज्यादा से ज्यादा अवेलेबिलिटी हो, उसको इजीली अवेलेबल हो जाए, है ना। जहां कहीं भी जाइए सो इजीली अवेलेबल हो जाए, इजीली अवेलेबल हो जाए, इस तरीके से होना चाहिए, राइट। तो अगर इजीली अवेलेबल हो जाता है या फिर वो सस्ता होता है तो हम उसे कह पाते हैं कि गुड फ्यूल है या फिर आइडियल फ्यूल है। तो इसको कहने के लिए हमें इन सभी चीजों का उसमें होना बहुत जरूरी है, तभी आप उसे आइडियल फ्यूल कह पाते हैं, ठीक है। इसको हम मतलब इसको ट्रांसपोर्ट करने में कहीं ले जाते हैं, हैंडल करने में इसको आसानी पड़े, कन्वीनियंट करें, स्टोर करने में उसको हमें आसानी पड़े, तो ये सब चीज उनके गुण होने चाहिए, ठीक है। और स्मूथली बर्न करे, बस स्मूथली क्या करें, बर्न करें, ज्यादा धुआं वगैरह ना दें, यानी कि पॉल्यूशन ना करें। तो ये दीज आर द थिंग्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आइडियल फ्यूल के लिए हमें इन सभी चीजों को एक साथ देखना पड़ेगा कि है या नहीं उसमें, और इसी को देखते हुए हम ये डिसीजन लेते हैं कि कौन सा फ्यूल अच्छा है, कौन सा फ्यूल खराब है, ठीक है। अब हम बात कर लें थोड़ा सा कि आखिर कौन कौन से हार्मफुल प्रोडक्ट्स ये लोग कोई भी फ्यूल अगर बर्न होता है तो कौन कौन से हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। देखिए, तो अगर हम बात करें कि बर्निंग ऑफ फ्यूल की बात कर लें
सो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, है ना, लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। आखिर जब हम बर्न कराते हैं किसी फ्यूल को तो कौन कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है और कैसे कैसे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं उसके, ये बताता हूं। तो मेनली क्या होता है ना, देखिए हमारे जो रोड में या सिटी में या फिर कहीं भी बात कर लें जहां पे गाड़ियां चलती हैं, जहां पे हम फ्यूल का यूज करते हैं, फ्यूल किसी भी तरह का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड गैस, कोल, है ना, वुड, किसी भी तरीके का कोई भी फ्यूल आप जलाते हो तो जलाने के बाद अगर वो हार्मफुल प्रोडक्ट्स एमिट करता है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो मेनली जितने भी जो फ्यूल होते हैं इन जनरल अगर इनकम्प्लीट कंबसन करता है, इनकम्प्लीट कंबसन करने के बाद वो कार्बन मोनोऑक्साइड को देता है। और ये अगर आप एक रूम में सोए हुए हो और अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपको दे दिया जाए ना बेटा, तो आप ये मान के चलो कि आप मर जाओगे, मतलब सफोकेट होकर के मर जाओगे। ये गैसेस अगर आपको दे दिया जाता है किसी रूम में आप जहां पे सोए हुए हो, तो ये गैसेस बहुत खतरनाक हैं। अच्छा, जब कंप्लीट कंबसन होता है तब तो CO2 गैसेस रिलीज होती हैं, ये भी हमारे लिए खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग को मतलब बुलावा देता है, ये करता है ग्लोबल वार्मिंग। इससे हमें डर लगता है कि भैया कहीं ग्लोबल वार्मिंग ना आ जाए। क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, ये आपको मैं बड़े डिटेल में बताऊंगा। तो सॉरी, ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग जो होता है बेटा, ग्लोब मतलब क्या हो गया, पृथ्वी ऐसा, और वार्मिंग मतलब क्या हो गया, गर्म करना, यानी कि पृथ्वी को पूरी तरीके से गर्म कर देते हैं ये सभी गैसेस। और जो गैसेस पृथ्वी को गर्म कर देते हैं उसे हम ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जानते हैं। चलिए मैं आपको सबसे पहले, ये तो बहुत ही मतलब जितने भी फैक्ट्री से, देखो फैक्ट्री से SO2 गैसेस निकलते हैं, NO2 गैसेस निकलते हैं, CO2 गैसेस निकलते हैं, CO निकलते हैं, जितने भी कंबसन होते हैं ये सब गैसेस निकलते हैं। ये सब अपने डेली लाइफ में बहुत ज्यादा हार्मफुल है बेटा, अपने एटमॉस्फेयर को बहुत ज्यादा दूषित कर देता है, जिसके कारण ये पूरी तरीके से, आप देखते हो दिल्ली का क्या हाल है, आपके सामने जिंदा जागता एग्जाम्पल है, दिल्ली को ले लीजिए। वो पूरा इतनी ज्यादा पॉल्यूशन हो चुकी है कि वहां पे मास्क लगाने की जरूरत पड़ती है नॉर्मल लोगों की वहां पे, ठीक है। तो चलिए हम ग्लोबल वार्मिंग की एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, दो टर्मिनोलॉजी हमारे सामने आया है, तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे ये दोनों पार्ट को। तो अगले लेक्चर में इसको डिस्कशन करते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि इसका टाइम हो चुका है। सो थैंक यू एवरीवन।